और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, द आर्ट ऑफ सेइंग नो। ये प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डैमन ज़ाहरियत्स की किताब है। और ये विषय हमें हमारे एक श्रोता ने ही सुझाया है। उनका सवाल था कि वो अपने बिजनेस में क्लाइंट्स को और निजी जीवन में रिश्तेदारों को ना नहीं कह पाते। अच्छा। और इसकी वजह से वो लगभग बर्नआउट की कगार पर है। तो आज हमारा मिशन है इस किताब से कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके निकालना जिन्हें तुरंत लागू किया जा सके। ये भी बहुत ही आम समस्या है, लेकिन उतनी ही गहरी भी है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, ये तो आत्मसम्मान और अपनी सीमाएं तय करने से जुड़ा है। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का लक्ष्य यही समझना है कि ना कहना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये अपनी मानसिक शांति और अपने लक्ष्यों को बचाने का एक जरूरी हुनर है। तो चलिए फिर इस किताब की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये जो छोटा सा शब्द है ना, इसमें ऐसा क्या है कि इसे बोलना इतना मुश्किल हो जाता है? ये सिर्फ रिश्ते टूटने का डर तो नहीं हो सकता, कुछ और भी गहरा होगा इसके पीछे। बिल्कुल। लेखक इसे हमारी सामाजिक कंडीशनिंग से जोड़ते हैं। मतलब बचपन से हमें एक समुदाय का हिस्सा बनने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए एक तरह से इनाम मिलता है। हाँ, ये तो है। हाँ कहना सहयोग का प्रतीक है और ना कहना मतलब उस समूह से अलग होना। तो हमारे दिमाग के लिए समूह से अलग होना एक खतरे जैसा महसूस होता है। अच्छा। इसीलिए जब हम ना कहने की सोचते भी हैं तो अंदर एक बेचैनी सी होने लगती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ हमारी सोच नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बनावट का हिस्सा है जो हमें हाँ कहने के लिए उकसाता है। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो डर कि हम स्वार्थी दिखेंगे। हम अक्सर मदद करने और अपना शोषण करवाने के बीच की जो पतली सी लाइन है ना, उसे धुंधला कर देते हैं। सही कहा। और लेखक यहाँ एक और बात जोड़ते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये क्या होता है? ये वो मानसिक तनाव है जो तब होता है जब हमारे विचार हमारे कामों से मेल नहीं खाते। मतलब हम अंदर से तो ना कहना चाहते हैं पर बाहर से हाँ कह देते हैं। ओके। तो इस बेमेल से जो तनाव पैदा होता है उसे कम करने के लिए हमारा दिमाग हमें यकीन दिलाने लगता है कि हाँ कहना ही सही था। हम खुद को समझाते हैं, चलो कोई नहीं, मदद ही तो कर रहा हूं, और ये चक्कर चलता रहता है। और इसमें आज के जमाने का फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट भी तो जुड़ जाता होगा। बिल्कुल। कि अगर इस मौके को ना कह दिया तो शायद कोई बड़ा अवसर हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। जब आप हर किसी को हर बात के लिए हाँ कहते हैं तो आपकी हाँ की कीमत वो खत्म हो जाती है। लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें लगता है आपका समय और आपकी ऊर्जा तो जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी है जिस पर किसी का भी हक है। शुरू होती है। लेखक डैमन ज़ाहरियत्स तो खुद कहते हैं कि वो भी इस दौर से गुजरे हैं। तो इसकी असल कीमत क्या है? ये सिर्फ समय की बर्बादी से तो ज्यादा ही होगा ना? हाँ, ये समय की चोरी से कहीं ज्यादा गहरा है। लेखक इसे पहचान की धीमी चोरी कहते हैं। पहचान की धीमी चोरी, वाह। जी। जब आप लगातार दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखते हैं तो धीरे धीरे आप ये भूलने लगते हैं कि आपकी अपनी जरूरतें हैं क्या। आपके सपने, आपके शौक सब दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दब जाते हैं। आप अपनी ही कहानी में एक साइड कैरेक्टर बनकर रह जाते हैं। और इसका असर मुझे लगता है मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा पड़ता होगा। बिल्कुल, क्योंकि जब आप बेमन से किसी की मदद करते हैं तो ऊपर से तो मुस्कुराते हैं पर अंदर एक गुस्सा और चिड़चिड़ापन इकट्ठा होता रहता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही तो विरोधाभास है। हम रिश्ता बचाने के लिए हाँ कहते हैं, लेकिन वो बेमन की हाँ हमारे अंदर उस व्यक्ति के लिए नाराजगी पैदा करती है जो आखिरकार उस रिश्ते को और ज्यादा खोखला कर देती है। हाँ। इस किताब का एक सेंट्रल आइडिया यही है। हर बार जब आप किसी और की गैर जरूरी मांग को हाँ कहते हैं तो आप असल में खुद को, अपने सपनों को और अपनी मानसिक शांति को ना कह रहे होते हैं। ठीक है, तो समस्या की जड़ें तो काफी गहरी है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। अब आते हैं समाधान पर। लेखक ना कहने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम क्या है? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी प्राथमिकताओं को बेरहमी से पहचानना। बेरहमी से? जी, बेरहमी से शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है आपको एकदम साफ पता होना चाहिए कि आपके लिए नॉन नेगोशिएबल यानी गैर समझौता योग्य क्या है। जैसे कि आपकी सेहत, परिवार के साथ समय, आपके करियर के लक्ष्य। जब तक आपकी अपनी हाँ साफ नहीं होगी, आप हर किसी की ना में उलझे रहेंगे।
लेकिन प्राथमिकताएं तो बदलती रहती हैं और कभी-कभी कोई असली इमरजेंसी भी तो आ सकती है। अच्छा सवाल है। प्राथमिकताएं तय करने का मतलब पत्थर की लकीर खींचना नहीं है। इसका मतलब है एक फिल्टर बनाना। फिल्टर। हाँ, जब भी कोई आपसे कुछ करने को कहे तो आप उसे अपने प्राथमिकताओं के फिल्टर से गुजारें। क्या ये काम मेरे लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? क्या इससे करने से मेरी सेहत पर असर पड़ेगा? यह आपको फैसला करने के लिए एक तर्कसंगत आधार देता है, बजाय इसके कि आप सिर्फ भावनाओं में बहकर हाँ कह दें। समझ गई, मतलब पहले अपनी ऑक्सीजन मास्क खुद पहनो। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा तरीका जो किताब में है वो है सीधे और स्पष्ट रहने का। लेकिन क्या ये हमारी संस्कृति में, जहां हम थोड़ा घुमा फिरा कर बात करते हैं, रूखा नहीं माना जाएगा? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है, सही कहा आपने। लेखक तो एक अमेरिकी संदर्भ में लिख रहे हैं जहां सीधापन ज्यादा स्वीकार्य है, लेकिन इस सिद्धांत का सार हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। ये होना नहीं है। इसका मतलब है झूठी उम्मीदें ना देना। अच्छा। देखता हूं या कोशिश करूंगा कहना जब आप जानते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे, ये तो सामने वाले के समय का भी अपमान है ना? बात तो सही है। तो इसे भारतीय संदर्भ में कैसे अपना सकते हैं? आप अपनी बात में विनम्रता जोड़ सकते हैं। बजाय ये कहने के कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आप कह सकते हैं पूछने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पहले से कुछ जरूरी काम तय हैं, इसलिए इस बार में मदद नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो इसमें आपने सम्मान भी दिखाया जी। और अपनी स्थिति भी साफ कर दी। बिल्कुल। सच बोलना बहाने बनाने से हमेशा ज्यादा सम्मानजनक होता है। लेकिन फिर भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, खासकर परिवार में, जहां सीधा मना करना बहुत बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, होता है। ऐसी स्थितियों के लिए लेखक सैंडविच टेक्निक की बात करते हैं। ये क्या है? ये एक बहुत ही प्रभावी मनोवैज्ञानिक तकनीक है। इसमें आप अपनी ना को दो सकारात्मक बातों के बीच में रखते हैं, जैसे सैंडविच में फिलिंग होती है। अच्छा। पहली परत है सराहना, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस काम के लिए मुझे याद किया, बुलाने के लिए शुक्रिया। ये सामने वाले को दिखाता है कि आप उनके प्रस्ताव की कदर करते हैं। ये तो हुई पहली ब्रेड स्लाइस। हाँ। इसके बाद बीच में ना वाली फीलिंग। हाँ, इसके बाद आप विनम्रता से अपनी असमर्थता बताएं। लेकिन अफसोस, इस हफ्ते मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, इसलिए मैं ये काम नहीं ले पाऊंगा। और फिर इसे एक और सकारात्मक परत से बंद करें जो भविष्य की संभावना दिखाती है। जैसे कि अगर भविष्य में ऐसा कोई मौका आए और मेरे पास समय हो तो मुझे मदद करने में खुशी होगी। लेकिन क्या ये तकनीक थोड़ी बनावटी या चालाकी भरी नहीं लगती? मतलब लोग समझ नहीं जाएंगे कि बस मक्खन लगाया जा रहा है? देखिए, ये आपकी नीयत पर निर्भर करता है। अगर आपकी सराहना सच्ची है तो ये बनावटी नहीं लगेगी। तो व्यक्तिगत रूप से खारिज किया हुआ महसूस ना हो। अच्छा। आप व्यक्ति को नहीं बल्कि उनके अनुरोध को मना कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। चलिए, इन तरीकों को हमारे श्रोता की स्थिति पर लागू करके देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए ऑफिस में एक क्लाइंट है जो बार बार तय काम के दायरे से बाहर की मांग कर रहा है। यहाँ क्या किया जाए? ये एक पेशेवर सीमा तय करने का मामला है। यहाँ आप कह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि ये अतिरिक्त काम आपके लिए महत्वपूर्ण है और हम इस पर जरूर काम कर सकते हैं, हालांकि ये हमारे शुरुआती समझौते के दायरे से बाहर है। ओके। मैं इसके लिए एक अलग प्रस्ताव और समय सीमा बनाकर आपको भेज सकता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि हम इस पर आगे बात करें? बहुत बढ़िया। इसमें आपने न तो काम के लिए मना किया और न ही मुफ्त में करने के लिए हाँ कहा। एकदम। आपने उसकी कीमत और जरूरत को स्थापित कर दिया। अब दूसरी मुश्किल स्थिति, कोई रिश्तेदार जो अचानक आकर हफ्ते भर रुकने का प्लान बता रहा है, जबकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। ये एक भावनात्मक रूप से मुश्किल स्थिति है। हाँ। यहाँ सैंडविच तकनीक बहुत काम आ सकती है। आप कह सकते हैं, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप शहर आ रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये हफ्ता मेरे लिए ऑफिस में बहुत जरूरी है और मैं आपको पूरा समय नहीं दे पाऊंगा, जिसका मुझे बहुत अफसोस रहेगा। और फिर क्या ऐसा हो सकता है कि आप अगले महीने आएं? तब मैं कुछ दिन की छुट्टी ले सकूंगा और हम साथ में अच्छा समय बिता पाएंगे। ये वाकई बहुत असरदार तरीका है। आपने रिश्ते की अहमियत भी जताई और अपनी सीमा भी स्पष्ट कर दी। लेकिन अब उस सबसे मुश्किल हिस्से पर आते हैं जो ना कहने के बाद आता है, अपराध बोध। हाँ, वो गिल्ट वाली भावना कि उन्हें बुरा लग गया होगा। इससे कैसे निपटे? लेखक इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मानसिकता अपनाने को कहते हैं। वो कहते हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन एल्सेज इमोशनल रिएक्शन। मतलब किसी और की भावनात्मक प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। बिल्कुल। आपका काम अपनी सच्चाई और अपनी सीमाओं को सम्मानपूर्वक बताना है। अगर कोई व्यक्ति आपके जायज ना को सुनकर निराश होता है या गुस्सा करता है, तो ये उनकी अपनी उम्मीदों का प्रतिबिंब है, आपकी असफलता का नहीं। ये बात सोचने में तो अच्छी है,
पर इसे महसूस करना वो मुश्किल है। इस गिल्ट की आदत को कैसे तोड़ा जाए? यह अभ्यास से आता है। हर बार जब आप सफलतापूर्वक एक सीमा तय करते हैं और उसके बाद गिल्ट महसूस करते हैं, तो खुद को याद दिलाएं, मैंने अपनी मानसिक शांति को प्राथमिकता दी, मैंने अपने समय का सम्मान किया। शुरुआत में ये गिल्ट एक तूफान जैसा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये एक हल्की लहर की तरह हो जाएगा। और शायद ये भी समझना होगा कि जो लोग हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते, वे शायद हमारे सच्चे शुभचिंतक हैं ही नहीं। एक सच्चा रिश्ता आपसी सम्मान पर टिका होता है, एक तरफा त्याग पर नहीं। अपनी जरूरतों का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं है, ये जिंदा रहने की बुनियादी जरूरत है। दूसरी सीख जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, ना अपने आप में एक पूरा वाक्य है। हाँ, आपको हर बार सफाई देने या लंबी चौड़ी कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। तीसरी सीख है कि कभी-कभी ना कहना आपकी हाँ की कीमत को बढ़ा देता है। जब लोग जानते हैं कि आप सोच समझकर फैसले लेते हैं, तो जब आप किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो वे उसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। और चौथी, एक सीधी लेकिन जरूरी सच्चाई, हमारा समय और ऊर्जा सीमित है। बिल्कुल। हर बार जब हम किसी ऐसी चीज को हाँ कहते हैं जो हमारे लिए मायने नहीं रखती, तो हम उस चीज से समय और ऊर्जा चुरा रहे हैं जो सच में मायने रखती है। और पांचवी मुख्य सीख है, बहाने बनाना बंद करें। ये शायद उस पल में आसान लगे, लेकिन लंबे समय में ये आपके चरित्र और आपके रिश्तों को कमजोर करता है। ईमानदारी, भले ही थोड़ी असहज हो, हमेशा एक मजबूत नींव बनाती है। शानदार। तो कुल मिलाकर द आर्ट ऑफ सेइंग नो का मतलब कठोर या असंवेदनशील बनना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी का ड्राइवर खुद बनना, न कि पैसेंजर सीट पर बैठकर दूसरों को तय करने देना कि आपकी गाड़ी किस दिशा में जाएगी। आपने इसे बहुत खूबसूरती से सारांशित किया है। ये अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में वापस लेने की कला है। ये समझने की कला है कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और ऐसा करने की कोशिश में सबसे पहले हम खुद को ही नाखुश कर लेंगे। बिल्कुल। तो हमारे श्रोता के लिए, जिन्होंने बर्नआउट का जिक्र किया था, इस किताब का सार यही है कि ना कहना सिर्फ समय बचाने का कोई टूल नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपनी ऊर्जा को दोबारा हासिल करने का एक तरीका है। और हम अपने सभी श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हर बार जब आप किसी और की एक छोटी सी मांग को हाँ कह रहे हैं, तो आप अपने किस बड़े सपने या जरूरत को अनजाने में ना कह रहे हैं? इस पर सोचिएगा। ये बहुत गहरा सवाल है। अगर इस चर्चा से आपको थोड़ी भी हिम्मत मिली हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और कमेंट में बताएं कि आज आप किस एक चीज को नो कहने वाले हैं। ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगली बार तक सीखते रहिए और अपनी शर्तों पर जीना शुरू कीजिए। धन्यवाद।